मंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक और नया खुलासा। भारत ने की थी पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देने की पेशकश। 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद हुई थी ये पेशकश। और सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान यूपी और उत्तराखंड ने भी खोया एक सपूत। जवानों का शव आज रात लाया जाएगा दिल्ली, प्रधानमंत्री ने शोक जताया। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। दुख, दर्द, अफसोस ये सब नाकाफी लगते हैं और आता है तरस शायद खुद पर, क्योंकि व्यवस्था को कोसते कोसते जुबान थकने लगी है। इस अंतहीन सी लगने वाली सामाजिक लड़ाई को लड़ते लड़ते कदम आगे बढ़ने से इनकार करने लगे हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। मानो कसम खाकर बैठ गई है कि साहब हम तो सुधरने से रहे, चीखो कितना भी, चिल्लाओ जितना मन आए, हम अपनी मनमानी करेंगे। जी हां, ये सारी बातें उस उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है जिसे पीड़ित और आरोपी की तस्लीम नहीं रह गई है। तभी तो रेप की शिकायत दर्ज कराने पहुंची 10 वर्ष की नाबालिग लड़की को हवालात में ठूंस दिया गया। किसी को कोई परवाह नहीं, सब सोए रहे। नींद तब टूटी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्यूमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए चाबुक चलाया। सवाल सिर्फ इतना सा कि क्या जरूरी है हर दफे अदालत को दखल देना पड़े? यही वो मुद्दा जो जेरे बहस है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। आपको दिल्ली लेके चलेंगे कुछ देर बाद, मगर सुधींद्र भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ होंगे। अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और सुमैया राणा हमारे साथ हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब की साहबजादी हैं, आप उनकी बेटी हैं। थर्रा उठी इंसानियत, दर्द के निशा बाकी, तोड़ता चला चाबुक, खलनायक बनी खाकी। जी हां, तो बुलंदशहर की जिस पीड़ित लड़की को हवालात में डाला गया था, उसी मामले में अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है। आरोपी पकड़ लिया गया है। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन तब जब देश की सबसे ऊंची अदालत को खुद पहल करनी पड़ी। क्या जरूरी है कि कोर्ट को दखल देना ही पड़े? क्या मुनासिब है कि दर्द हर बार उतना ही उबाल ले? क्या मुमकिन है कि हर पीड़ित थाने पहुंच जाए? क्या सचमुच संभव है कि फरियादी खौफ में न आए? जी, सवाल साफ है, क्योंकि हालात बद से बदतर से आगे कहीं बहुत दूर पहुंच चुके हैं। अब रूह नहीं कांपती, कलेजा छलनी नहीं होता, रोंगटे स्थिर रहते हैं। हैरत भी नहीं होती, क्योंकि गैरत को बड़े बेगैरत तरीके से बेआबरू करके दर्द के बाजार में उतार दिया गया है। जहां पहले एक 10 साल की मासूम की इज्जत से खिलवाड़ होता है, फिर अपना दर्द बयां करने के जुर्म में उसे हवालात की सजा मिलती है। शायद कानून के महाफिजों को दर्द से परहेज हो चला है। बुलंदशहर में कोहराम मचता रहा, मासूम चीखती रही। लखनऊ में सन्नाटा छाया रहा। थक हार कर मासूम के आंसुओं ने तेजाबी तेवर अख्तियार कर लिए। सूबे की सरहद पिघलने लगी और तपिश दिल्ली में महसूस हुई तो आला अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर लिया। हुजूर, आपने किया क्या? कोर्ट के चाबुक की तासीर का कमाल ही था कि शासन और प्रशासन हरकत में आ गया। कुछ पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। शायद कोर्ट को पेश करने के लिए रिपोर्ट में कुछ तो लिखने की गरज ने मजबूर कर दिया हो हाथों को। पुलिस मुस्तैद हो चली है, लेकिन सवाल है कि थमते नहीं। आखिर अब क्यों, पहले क्यों नहीं? यह सब रूटीन कार्रवाई तो पहले भी हो सकती थी। क्या जरूरी है कि हर बार कोर्ट को चाबुक चलाना ही पड़े? कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस।
और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार साहब ने मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। तो एसपी सिटी बुलंदशहर के जांच के आधार पर गयाश्री चौहान जो थानाध्यक्ष हैं महिला थाने की और सरिता द्विवेदी इनको निलंबित किया गया है और एक जो है वो मुकदमा पंजीकृत किया गया है वहां के महिला थाना के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पीड़िता को जो है वो इलीगल डिटेंशन में रखने का। जी, और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने इस मामले पर नाराजगी जताई है और दोषी पुलिस वालों को जेल भेजने की बात कह दी है। अब ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया हो, मेरे ख्याल से बर्खास्तगी से कम सजा नहीं होना चाहिए, उन्हें तो फौरन हथकड़ी डालकर जेल भेजना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आजम खान साहब अगर ये कहें कि ऐसा होना चाहिए बनिस्बत ये कहने के कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तब हम दोष किसको दें? एक दरोगा किसी अपराधी के बारे में कहे कि साहब इसको तो गिरफ्तार होना चाहिए, और मैं कहूं कि अरे भाई आप खुद इसको उठा के गिरफ्तार क्यों नहीं कर दे रहे? वही बात है कि अगर हुक्मरान ही कंप्लेंट करेंगे या सिफारिश करेंगे कि ऐसा होना चाहिए जिसे निर्णय लेना है, तो फिर गैरों की क्या हालत होगी? अगर आजम खान साहब ये मानते हैं, हालांकि उनका मानना सही भी है, इसी तरह से एक्शन लेने से सरकार का एक बार बुलंद होता है और लोगों के कान पे जू रेंगेगा। तो अभी तक ये काम हुआ क्यों नहीं? हो जाना चाहिए। कैमरे पे बोलने के अलावा उन्हें जो आला अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ही निर्णय होता है। यूनानिमस निर्णय उसे माना जाता है कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। और आजम खान साहब सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, अखिलेश के बहुत प्यारे चाचा हैं, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट मुसलमान चेहरा हैं, और हर आदमी जानता है, हर कोई जानता है कि जब ये नाराज हो गए थे, पार्टी से बाहर चले गए थे अमर सिंह और कल्याण सिंह एपिसोड के बाद, तब मुलायम सिंह जी खुद इन्हें जाकर मना कर लाए थे। समाजवादी पार्टी के इतिहास जो लोग जानते हैं, उस इतिहास में ये पहला मौका था जब मुलायम सिंह जी खुद गए किसी नेता को उसके घर जाके मना कर लाए। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आजम खान साहब को भी ये अनुरोध करना पड़ रहा है या ऐसी इच्छा व्यक्त करनी पड़ रही है तो, और उस पर अभी तक अमल ना हो, तो फिर क्या कहा जाए? कैबिनेट मिनिस्टर अगर कुछ इस तरह की बता रहा है हो जाना चाहिए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हो जाना चाहिए था। सुमैया राणा साहिबा, इस लेवल से होना चाहिए। सुमैया राणा साहिबा, क्या सरकार में ऊहापोह की स्थिति है? क्या सरकार में कंफ्यूजन है? क्या सरकार में जो आरोप लगते रहे कि सब पावर सेंटर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो सबसे प्रोमिनेंट पावर सेंटर है वो सबसे पीछे छूटता नजर आ रहा है? क्या ऐसा कंफ्यूजन दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ये कंफ्यूजन की स्थिति बहुत दिनों से दिखाई दे रही है। इस पर किसी किस्म का कोई लगाम नहीं लग पा रही है। लेकिन सारी चीजें सीएम के हाथ में नहीं होती हैं। कानून के रक्षक जब भक्षक बन जाएं, तो जो उस डिपार्टमेंट का जो मुखिया है, जो डीजीपी है, जब वो ही इतना ज्यादा सशक्त होना चाहिए कि सीएम तक बात बाद में जाए, पहले उसका कितना पावर है, कंट्रोल है और जब डीजीपी साहब अमरीश चंद्र शर्मा साहब ये कहते हैं कि साहब दंगा होता रहा और हमारी बात कोई सुनता ही नहीं रहा, तभी अपने आप में और शर्मनाक है। और वैसा व्यक्ति डीजीपी बना हुआ है जो अपने आप को लाचार बेबस कहे। बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त। जिस विभाग में उनको हेड बनाया गया हो और उनकी कोई पूछ ना हो रही हो, उनकी बात ना चल रही हो, तो फौरन उनको उस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर सब चिल्ला रहे हैं प्रदेश में, जनता से लेकर के और अफसर तक चिल्ला रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, वो कोई कोशिश नहीं कर रहे, या कोशिश कर रहे होंगे तो शायद उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। कोशिशें कई किस्म की होती हैं, किस किस्म की कोशिश हो रही है ये देखने वाली बात है। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आती। हम तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, काम का जिक्र करते हैं, जिक्र की फिक्र करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। और अभी मुझे मेरे सहयोगी ने बताया कि सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भदौरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। भदौरिया साहब, आपका प्रिय विषय एक बार हम फिर लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीकों से आप अपने जहर बुझे तीरों से, वाक्यों से हमेशा चोटिल घायल करते रहे हैं। आज एक मुद्दा और है, लेकिन ये विषय बहुत चिंतनीय है, बहुत सोचनीय है कि बार बार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बैंड क्यों बजी हुई है? जी,
ऐसा है जी, जब ये सरकार बनी थी उसी समय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कहा था कि 1 वर्ष बीतेगा और लोग पछताने लगेंगे और याद करेंगे कि ये जो सपा सरकार है इसके 1 वर्ष में कितना जुल्म और अन्याय हो रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें शुरुआती दिन से लेके आज तक, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बतलाया था कुछ रोज पहले कि लगभग 7,000 से ऊपर हत्याएं और बलात्कार के केस इस वर्ष में ही 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो बुलंदशहर की घटना है जहां 10 वर्ष की एक लड़की के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार का अपराध हुआ है और उसी को बंद कर दिया गया, उसके पिता को भी बंद रखा गया थाने के अंदर। तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, केवल यही घटना नहीं, आपको मालूम है कुछ रोज पहले 4 लड़कियों को ऊपर तेजाब फेंका गया, उनमें से एक की आंख चली गई। दूसरी तरफ मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया, उर्मिला वाजपेयी नामक महिला के साथ इटावा के अंदर किस तरह का दमन किया वहां के दबंगों ने, और तमाम तरह की जो है इस तरह की घटनाएं उजागर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चुप बैठी हुई है या उन्हीं के दबंग लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और प्रशासन का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि सपा के लोग इलाहाबाद के अंदर वहां के जो नौकरशाही के प्रमुख लोग थे उनको भी ललकार रहे हैं। तो ना नौकरशाही चल रही है, दबंगों का राज है, तो उसमें होना क्या है? उसमें जो ये बुलंदशहर की घटना है, हर जिले के अंदर आप चले जाइए, इस तरह की आपको घटनाएं रोज देखने को मिलेंगी। और खास तौर से इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन जिलों के अंदर ये घटनाएं और ज्यादा हो रही हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले एक ओबीसी परिवार के पाल युवक को, राजेंद्र पाल जिसका नाम है, कुछ दिन पहले वहां के दबंगों ने मार के खत्म कर दिया, मार डाला। क्या बताएं? मधौरिया जी, आप रहिए हमारे साथ। फर्रुखाबाद के ही निवासी हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर, हमारे बड़े भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के दिखावे तो करते हैं, हम वो दुरुस्त करने की कोशिश करते तो दिखते हैं, हम लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, तरह तरह के टेंट्रम तो इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में आने की चूंकि हमारी आदत है इसलिए हम मीडिया में आते हैं, पत्रकारों को एसएमएस करके बुलाते हैं, लेकिन वो कोशिशें रंग लाती नजर नहीं आती। मेरा इशारा उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की तरफ है जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर रोज मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं, फ्लैश चमकते हैं, कैमरे की लाइट्स वहां चलती हैं, टेलीविजन चैनल्स में लंबे लंबे वक्त तक छाए रहते हैं, लेकिन उसके नतीजे क्या होते हैं ये समझ नहीं आता। देखिए, 3 बातें हैं मुख्य रूप से इस तरह की घटनाओं पर। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, न पहली और आखिरी घटना है। मैं चाहता तो हूं कि आखिरी घटना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुख्य मुश्किल कहां पर है? जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने एक जगह अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, जब पुलिस सुधार आयोग को वो हेड कर रहे थे, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, बड़ी तल्ख टिप्पणी है, पुलिस के मेरे दोस्तों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे दोस्त ये मेरी टिप्पणी नहीं, ये मुल्ला साहब की टिप्पणी है और बड़ी फेमस टिप्पणी है। उन्होंने लिखा था कि इस देश में अपराधियों का अगर संगठित गिरोह कोई है तो वो पुलिस है। एक तो ये ध्यान रखना होगा। तुलसी ने कहा कि राजा कैसा हो, तो राम की जब उन्होंने स्तुति की तो उन्होंने कहा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। राजा का कर्तव्य दुष्टों का दलन भी है, ये भी ध्यान रखिए। राजा केवल चाणक्य ने कहा कुशासन का ही दोषी नहीं होता, वह अशासन का भी दोषी होता है। मनमोहन सिंह जी कुशासन के दोषी भले ही ना हो, लेकिन देश के ज्यादातर लोग उनको अशासन का दोषी तो मानते हैं ना। कुशासन का भी दोषी राजा और अशासन का भी दोषी। अब तीसरी बात आती है पुलिस की। जिस थाने में ये हुआ बर्बरतापूर्ण कांड, उसके होर्डिंग पर क्या लिखा है? महिला थाना बुलंदशहर, और उसके ऊपर लिखा यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वेद का श्लोक लिखा है। अगर प्रतापगढ़ में जो एक महिला गई थी अपने साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाने, उसको सिपाही ने वहीं उसके साथ दोबारा दुष्कर्म कर दिया। अगर उस घटना पर सबक लिया गया होता तो बुलंदशहर नहीं घटता।
तो बुलंदशहर नहीं घटता। ये छोटी शर्म की बात थी कि थाने गई लड़की ये कहने कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो सिपाही ने कहा कि जब एक बार तेरे साथ बलात्कार हो ही गया तो मेरे